हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन एनर्जी की, जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और इस वीडियो में हम जो नीट में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना आयनाइजेशन एनर्जी के, वो भी सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है, तो यार अब चलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं फटाफट आयनाइजेशन एनर्जी को। ठीक है, अब देखो यार, सबसे पहले समझते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब देखो यार, समझना, देखो एक एटम है। ठीक है, एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, तो ये इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, इसको बांधे रखता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो यार बहुत ध्यान से समझना, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम, ठीक है, देखो जो आयनाइजेशन एनर्जी की जब भी बात करेंगे तो एटम है उसकी स्टेट गैसेस होनी चाहिए और आइसोलेटेड होना चाहिए, मतलब सिंगल एटम होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से, ठीक है, किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, वही होती है आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने वापस बताता हूँ, देखो ये जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, तो यार एनर्जी हमको, यार इस अट्रैक्शन को अगर खत्म करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, और जो मिनिमम एनर्जी हमको देनी पड़ रही है वो ये है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यार उम्मीद है आपको आयनाइजेशन एनर्जी तो अच्छे से समझ में आ गई होगी क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, देखो एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यार ए है, कोई एटम है, आइसोलेटेड है और इसकी स्टेट है गैस, है गैसेस स्टेट में। ठीक है, अब देखो हमने एक एनर्जी दी जिसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, है ना, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी, मतलब ए प्लस बन गया। ठीक है, तो यही होती है आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। और देखो आयनाइजेशन एनर्जी है एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि यार हमको एनर्जी देनी पड़ रही है। ठीक है, इसलिए एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, अब देखो यार एक दो बातें और आती है, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ये क्या होता है, देखो बहुत आसान है ये भी, आराम से समझना, बहुत आसान है। ठीक है, देखो यार कोई भी गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, हमने उससे सबसे पहले हमने क्या किया, उसमें एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और ए प्लस बन गया। ठीक है, तो यार इस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्या, देखो यार ये एटम था एक आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना, हमने एनर्जी दी और क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया और ए प्लस बन गया। ठीक है, जो एटम था इसमें एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी, मतलब ए प्लस बन गया। तो हमने जो एनर्जी दी है इसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो जो ए प्लस है ना, इसमें से भी अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, ठीक है, जो ए प्लस बन गया इससे हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो जो वापस एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड या सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, उसको हम बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही यार मान लो ए प्लस टू बन गया, फिर हमको वापस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो यार एक और बात ध्यान रखना, जो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट है वो थोड़ी कम होगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखो यार ए प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पहले ही कमी होगी, फिर यार और एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमको और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना तो और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड है वो सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से होगा। देखो देखो यार एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सेकंड थर्ड का। ठीक है, देखो यार एक एटम है ना, उससे हमने एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये होगी आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसी एटम ए प्लस है, इसी से हमको यार एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है ना, मतलब ए प्लस टू बनाना है ना, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ठीक है, फिर वापस से हमको यार एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, ए प्लस थ्री बनाना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। ठीक है, अब देखो यार आगे चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी पे। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी है वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अच्छा यार जेड इफेक्टिव क्या होता है थोड़ा बता देता हूँ। देखो जो न्यूक्लियस होता है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है, जो नेट अट्रैक्शन फोर्स होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो ही होता है जेड इफेक्टिव। अब यार ये अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो यार आयनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। ठीक है, तो यार अगर हम देखो हम पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है,
देखो यार, एक पीरियोडिक टेबल है, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है ना। तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाते हैं अगर यहाँ से यहाँ, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो यार, एक और बात, आयनाइजेशन एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है। देखो ऐसा क्यों, देखो अगर न्यूक्लियस है, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर है न्यूक्लियस से अगर इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर हो गए तो निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर हो जाएगा ना अगर दूर हो गए तो, है ना। तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो थोड़ी कम देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना आसान हो गया, इस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना आसान हो गया, ठीक है। तो यार आयनाइजेशन एनर्जी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, ठीक है। जितना ज़्यादा साइज, है ना, साइज जितना ज़्यादा तो क्या, आयनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ही कम, ठीक है। तो इसलिए अगर हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल पे, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रही है, ठीक है। देखो यार, अगर हम पीरियड में टॉप से बॉटम पे जाएं तो साइज बढ़ रही है, तो क्या होगा, अगर साइज बढ़ रही है तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। देखो यार, आयनाइजेशन एनर्जी है एस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। ऐसा क्यों होता है, देखो जो एस होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है एस, ठीक है। तो अट्रैक्शन भी सबसे ज़्यादा एस पे ही लगेगा, ठीक है, इसलिए यार आयनाइजेशन एनर्जी भी एस की ज़्यादा होगी। फिर पी थोड़ा दूर होता है, डी थोड़ा दूर होता है, एफ तो और ज़्यादा दूर होता है। तो यार इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ठीक है। अब यार हम अगले पॉइंट पे चलते हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, ये यही दिक्कत आ जाती है, यहीं कहीं ना कहीं यहाँ आके आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब तक जो पढ़ा, ये वाला, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हमको कहीं दिखेंगे तो ये होगा, तो क्या होगा, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और हमको कहीं भी ये दिखे तो हमको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। देखो कुछ समझते हैं कैसे। देखो यार, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन 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 मैंने बोला कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड के केस में क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। देखो जो जैसे बेरिलियम है, ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, S2 फुल फील्ड है, और नाइट्रोजन को भी देखें तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। जो बेरिलियम और नाइट्रोजन है, ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ठीक है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड है और बेरिलियम है फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्या होता है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है जस्ट आगे वाले से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो बेरिलियम है और बोरोन है, इनमें इंटरचेंज देखने को मिलता है। वैसे तो यार बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बोरोन से ज़्यादा हो जाती है बेरिलियम की, क्योंकि ये क्या है, एक फुल फुल कॉन्फ़िगरेशन है जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ इंटरचेंज देखने को मिलेगा अपन को, ये जस्ट आगे वाला जो है एलिमेंट उससे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और इसे ऐसा ही होगा नाइट्रोजन के साथ भी। नाइट्रोजन है, वैसे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, लेकिन नाइट्रोजन है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। तो हमको यार ऐसा कुछ ऑर्डर देखने को मिलता है। लिथियम है ना, लिथियम के बाद क्या हो जाता है, बोरोन आ जाता है, और बोरोन से ज़्यादा हो जाती है बेरिलियम की, फिर कार्बन, फिर देखो यहाँ हमको एक और इंटरचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। ऑक्सीजन है, उसकी ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन आ जाता है, उससे ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन की, फिर आता है फ्लोरीन और फिर नियोन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि अगर आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड कहीं दिख जाए तो उसकी एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट है उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है अपने जस्ट आगे वाले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और अपने आगे वाले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे यार एक और देखो, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की हम बात करें, ठीक है, मैग्नीशियम अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो वैसे तो यार एल्यूमिनियम है, इसकी ज़्यादा होना चाहिए थी मैग्नीशियम से, क्योंकि एल्यूमिनियम में आगे आता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट जाएँ तो एल्यूमिनियम बाद में आता है, फिर आता है मैग्नीशियम, लेकिन देखो मैग्नीशियम में फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से फास्फोरस और सल्फर की बात करें, फॉस्फोरस और सल्फर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यार वैसे तो सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो सल्फर है वो आगे आता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएं तो सल्फर है, सॉरी, जो सल्फर है वो फॉस्फोरस से आगे आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखो फॉस्फोरस है, इसमें P3 आते हैं ना, तो क्या होता है, ये हाफ फील्ड क्वालिफिकेशन है, इसलिए फॉस्फोरस है, इसकी ज़्यादा हो जाती है सल्फर से, ठीक है। तो यार हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी आए तो क्या करना है, जस्ट आगे वाला जो एलिमेंट है, जस्ट आगे वाला, उससे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है।
जैसे यार एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। देखो बेरिलियम है और यह बोरोन है। वैसे तो बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ इंटरचेंज देखने को मिल जाएगा। बेरिलियम से बोरोन की ज़्यादा हो जाएगी, और ये यहाँ भी अपन को इंटरचेंज देखने को मिलेगा, जो क्योंकि नाइट्रोजन है वो क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से। इस तरह से फॉस्फोरस सल्फर में भी देखने को मिलेगा, है ना। इसी तरह से यार हमको मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नीट 2022 का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हमको बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से हमको ये ऑर्डर बताना है, ठीक है। देखो वी से तो क्या होना चाहिए था, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन कहीं हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है तो हमको चौकन्ना होने की जरूरत पड़ती है वहाँ। और यहाँ एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन, तो क्या होता है P3 है। तो क्या होगा यार, नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी वो जस्ट आगे वाले से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, हमको एक इंटरचेंज देखने को मिलेगा। कार्बन है, उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की, फिर फ्लोरीन की, ठीक है। तो यार ये जो आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 में ऑर्डर देखने को मिल रहा है हमको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार एक और क्वेश्चन है AIPMT 2001 का, ठीक है। तो यार हमको बताना फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये कौन सा सही होगा, ठीक है। देखो यार अभी अभी हमने देखा था कि जो बेरिलियम है उसकी बोरोन से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये एक फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यार ऑर्डर कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है। बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला देखते हैं, ठीक है, बोरोन की कम होगी बेरिलियम से, बिल्कुल सही है। फिर कार्बन के बाद आ जाता है नाइट्रोजन, नहीं ऑक्सीजन, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की से भी ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन की, फिर आता है फ्लोरीन, ठीक है। तो यार ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन AIPMT 2001 का, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है AIPMT 2009 का क्वेश्चन देखते हैं, CBSE AIPMT 2009 का। वही हमको बताना है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है। देखो एक सिंपल सी बात हमने देखी थी, अगर हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम होती है, ठीक है। पहले फर्स्ट पीरियड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड पीरियड की, फिर थर्ड पीरियड, फिर फोर्थ, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर आएगी सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, ठीक है। तो सबसे कम फोर्थ की होगी। ऐसे टॉप से बॉटम हम जाते हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है। तो देखो यार ये सब तो थर्ड पीरियड के हैं, है ना, ये सब तो थर्ड पीरियड के हैं, लेकिन ये फोर्थ पीरियड वाला है, तो सबसे कम तो इसकी हो जाएगी, तो इसको तो हटा ही देते हैं। अब इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यार कॉन्फ़िगरेशन है P1, P2 एंड P3, ठीक है। तो यार लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन बढ़ती है तो P3 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर P4 होता, या मान लो P4 भी दिया होता, तो भी क्या होता, P3 की ज़्यादा होती, क्योंकि ये एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। अगर P4 होता यहाँ, है ना, तो यार थोड़ा सा कठिन हो जाता, ठीक है। तो लेकिन P3 है तो P3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, हाँ तो दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन AIPMT 2008 के क्वेश्चन की, ठीक है। हमको बताना है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसकी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, इन सब एलिमेंट में से। अब थोड़ा यार इसको वापस रिवाइज करते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। वैसे मैंने शुरुआत में बताया था, फिर भी एक बार वापस बता देता हूँ, ठीक है। देखो हमने किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जो एनर्जी देनी पड़ी वो तो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, या फिर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर हम वापस इस एटम, है ना, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है इसी एटम में से, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, ठीक है। तो यही पूछा है हमको, ठीक है। तो मतलब हमको यार एक गैसेस एटम में से, आइसोलेटेड गैस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, फिर जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो हम चलते हैं, ठीक है। ये सब एलिमेंट है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ठीक है। तो यार ये इनके कॉन्फ़िगरेशन है ना। हमने यार एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना। तो जो एनर्जी देनी पड़ी होगी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अब इनसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। अब इस एलिमेंट में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, और जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और हमको बताना है ये सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, देखो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, मैंने बताया, तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो D2S1 है ना, तो D3 है ना, D5 और D5S1, ठीक है। तो यार सबसे ज़्यादा लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो ये ऑर्डर होना चाहिए था। लेकिन यार देखो ये है एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ एक इंटरचेंज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज है इससे ज़्यादा हो जाएगी क्रोमियम की, ठीक है। देखो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो यार इसकी ज़्यादा हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी क्रोमियम की, ठीक है, क्रोमियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यार देखो ऑप्शन एक ही है वैसे तो,
यही आंसर हो गया। लेकिन आगे भी हम देखें तो देखो यार, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। तो D2, D3, फिर क्या है D5 और D5S1, ठीक है। तो यार देखो ये तो ज़्यादा होगी, फिर D2 से D3 की ज़्यादा हो जाएगी और फिर ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऑर्डर आ जाएगा टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर मैग्नीज, फिर क्रोमियम, ठीक है। तो यार ये होगी आंसर सी, ठीक है ना। क्रोमियम एक हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मैग्नीज है उससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यार आयनाइजेशन एनर्जी है, उसका लास्ट जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो ये है, ठीक है, ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखो यार ग्रुप 13 की स्पेसिफिकली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यार देखो यहाँ एक अंतर देखने को मिलता है हमको, ठीक है। देखो जनरली क्या होना चाहिए था, हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होती है, ठीक है। तो ऑर्डर होना चाहिए था कुछ इस तरह से, लेकिन यार ये ऑर्डर हमको देखने को नहीं मिलता है। ऑर्डर बहुत ही अजीब आता है इस तरह का। बोरोन के बाद आ जाता है थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और इंडियम। यार ये एक अजीब सा ऑर्डर मिलता है हमको देखने को, ठीक है। हम इसको इसे W से याद रख सकते हैं, ठीक है। एक ग्राफ प्लॉट करो और इसे W बना लो, ठीक है। यहाँ आ गया बोरोन, फिर इसके बाद आता है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है। तो ये ग्राफ से आपको पता चल जाएगा। देखो सबसे ज़्यादा होगी बोरोन की, फिर इस ग्राफ में आ रहा है थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और इंडियम। इस तरह से यार याद रखा जा सकता है W से इसको, ठीक है। तो यार ये भी याद रखना। तो यार इस तरह से यार ये आयनाइजेशन एनर्जी है वो ख़त्म होता है, ठीक है।